बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुअज़्ज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेव्स का यूनिट यानी यूनिट नंबर 4 भी डिस्कस किया था। आज हमने इसी सिलसिले में अपना पहला टेस्ट यानी ओवरऑल टेस्ट नंबर 31 डिस्कस करना है। सो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करते हैं। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड वन ऑफ द इजियर एमसीक्यूज। वो वेव्स के जिनको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, वो क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। लाइट, एक्स रेज, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 86 एमसीक्यू का आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी डेल्टा। Question number 87, speed of sound in air is 400 meter per second. The distance between two successive nodes of a stationary wave of frequency 600 Hz is. Now, सबसे पहले lambda equals v over f. v कितना था? 400. f कितना था? 600. So this comes out to be 2/3. दो लगातार नोड्स के दरमियान का फासला क्या होता है? λ/2. 2 वैसे का वैसा है। लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा? 2/3. 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बनेगा? 1/3 which is 0.33 मीटर और 33 सेंटीमीटर। आपके 87th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 88, when water waves pours from deep water into shallow water, how do the frequency, wavelength and speed changes? लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। डीप वाटर बिहेव करता है लाइक अ रे मीडियम, शैलो वाटर बिहेव करता है लाइक अ डेंस मीडियम। तो जब वेव रे मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो स्पीड में कमी होती है, वेवलेंथ में भी कमी होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 89, द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव शोन इन द फिगर आर, वेव स्पीड इज 320 मीटर पर सेकंड। फिगर आपके सवाल में भी बनी हुई है, फिगर मैंने यहाँ पे भी बना दिया। जरा फिगर की तरफ देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस टाइम है, अलोंग वाई एक्सिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। जरा ध्यान से देखिएगा तो 1, 2 एंड हाफ, यानी यहां से लेकर यहां तक यानी O से लेकर X तक आपको कितनी वेव्स पूरी होती दिखाई दे रही हैं? 2.5, 2.5। और 2.5 वेव्स पूरी होने में कितनी लेंथ कवर हो रही है? 20 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूं 2.5 लैम्डा इक्वल्स 20। तो यहां से लैम्डा क्या आ जाएगा? 20 ओवर 2.5। ये डेसिमल जब मैं रिमूव करूंगा तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 200 ओवर 25 which is of course 8 सेंटीमीटर। वेवलेंथ आ गई। अब हम लोगों ने दूसरी चीज क्या निकालनी थी? अब फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो F इक्वल्स V बाय लैम्डा। V कितना था? 320 मीटर पर सेकंड गिवन इन द क्वेश्चन। लैम्डा कितना था? 8 सेंटीमीटर, मतलब 8/100। प्लीज ध्यान से देखिएगा 32/8 क्या होगा? 4, और ये 2 जीरो ऊपर जाके ओवरऑल 3 जीरोस बन जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 4000 हर्ट्ज। आपके 89th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चलिए। क्वेश्चन नंबर 90, द पॉइंट्स ऑन द स्टेशनरी वेव्स whose amplitude is always zero are called नोड्स। 90th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 91, स्टेशनरी वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज are formed in a medium in which the velocity of the sound is 3600 meter per second. The distance between a node and the neighboring antinode is. Now again, first thing first, lambda equals V over F. V कितना था? 3600। F कितना था? 1200। 2 कैंसिल हो गए, तो वेवलेंथ कम्स आउट टू बी 3 मीटर। एक नोड और अगले एंटी नोड के दरमियान का फासला स्टेशनरी वेव्स के लिए क्या होता है? हमने रूटीन के लेक्चर में डिस्कस किया था, λ/4। तो λ/4 का मतलब क्या है? 3/4, एंड 3/4 इज 0.75 मीटर। आपके 91st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 92, a stress string is plucked from a point where which is at L/4, where L is the length of the string, the number of loops produced are. मैंने आपके साथ 2 दफा ये रूटीन के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। चले यहाँ पे भी कि ये फाइंड करने के लिए कि कहाँ से प्लग करने से कितने लूप्स पैदा होंगे, ये फॉर्मूला यूज होता है L/2n। इसमें L क्या है? धागे की लेंथ, और n क्या है? नंबर ऑफ लूप्स। अगर n 2 हो जाए तो L/2n किस में कन्वर्ट हो जाएगा? L/4। अब मैं उल्टा बोलूं, इसका मतलब अगर आप प्लग कहां से करते हैं? L/4 से करते हैं, तो कितने लूप्स पैदा होंगे? 2 लूप्स पैदा होंगे। आपके 92 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 93, a stress string of length 1 meter has a mass per unit length
of 0.5 grams per meter. The tension in the string is 20 Newton. If it is plucked at a distance of 25 centimeter from one end, the frequency of vibrations will be. Now stationary waves in stretch string के लिए fundamental frequency का formula होता है ये F1 equals 1 over 12 square root F over m. 1 वैसे का वैसा, 2 लेंथ कितनी है 1, टेंशन कितनी है 20. नो m क्या कहलाता है मास पर यूनिट लेंथ, जो कितनी गिवन है 0.5 ग्राम्स पर मीटर. पर मीटर का तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राम जब किलोग्राम में चेंज होगा सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स निकालने के लिए, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 10⁻⁻3. तो 0.5 ग्राम्स को क्या लिखा जा सकता है, 0.5 को क्या लिखा जा सकता है 5/10, और ग्राम्स को क्या लिखा जा सकता है 10⁻⁻3. प्लीज F1 equals 1 over 2 वैसे का वैसा, 2 into 1 2, 20/5 is 4. ये 0 ऊपर चला जाएगा और ये भी 0 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 10⁻4. जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1/2 वैसे का वैसा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10⁻4 का स्क्वायर रूट 10⁻2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो F1 क्या आ जाएगा 100 हर्ट्ज. अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो प्लकिंग कहां से हो रही है 25 सेंटीमीटर से. पूरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आप कहां से प्लग कर रहे हैं L/4 से. और अभी आपके साथ डिस्कस किया कि L/4 की प्लकिंग आपको कितने हार्मोनिक्स देती है 2. तो अगर वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो वो 2 हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी F2 पूछ रहा है, एंड F2 इज ट्वाइस ऑफ F1. तो अगर F1 कितना था 100, तो ट्वाइस ऑफ F1 यानी F2 कितना हो जाएगा 200 हर्ट्ज. आपके 93 MCQ का आंसर क्या होगा बीटा. क्वेश्चन नंबर 94. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L clamped at both ends is, where V is the speed along the string. Now अगर आपको याद हो तो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए हमने जनरलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था, Fn equals Nv over 2L equals N2L square root F over m. कितने हार्मोनिक की बात हो रही है सवाल में, थर्ड, तो n की जगह क्या आ जाएगा 3. तो जब n की जगह क्या आ जाएगा 3, तो F3 क्या बन जाएगा 3V over 2L या 3 over 2L into square root F over m. आपके 94 MCQ का आंसर क्या होगा बीटा. Question number 95. Second overtone of an open organ pipe resonates with the third harmonic of a closed organ pipe. The ratio of their length will be. Now second overtone का मतलब क्या है थर्ड हार्मोनिक. मैं फिर बोल रहा हूं सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या है थर्ड हार्मोनिक. नाउ ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जनरलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है Nv over 2L, जबकि n क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन. अब ओपन ऑर्गन पाइप के सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या है ओपन ऑर्गन पाइप का थर्ड हार्मोनिक, तो n क्या यूज होगा 3. तो ये क्या बन जाएगा F3 और ये क्या बन जाएगा 3V over 2L. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. और क्लोज ऑर्गन पाइप के थर्ड हार्मोनिक की बात हो रही है. क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जनरलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है Nv over 4L, और क्लोज ऑर्गन पाइप में n क्या होता है 135. इसका मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप का थर्ड हार्मोनिक बेसिकली फिफ्थ हार्मोनिक होगा. तो जब यहां पे n की जगह 5 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सॉरी Nv over 4L. फिर लिख देता हूं Nv over 4L. क्लोज ऑर्गन पाइप के थर्ड हार्मोनिक का मतलब है फिफ्थ हार्मोनिक. तो जब यहाँ पे n की जगह क्या आएगा 5 आएगा, तो F5 क्या हो जाएगा 5V over 4L. अब वो क्या कह रहा है कि ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक क्लोज ऑर्गन पाइप के थर्ड हार्मोनिक से मैच कर गया. बताएं दोनों जो पाइप्स हैं उनकी लेंथ की रेशियो क्या होगी. इसका मतलब आपको ये गिवन है F5C equals F3O. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं. F3O का मतलब क्या है थर्ड हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप या सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, और F5C का मतलब क्या है थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. तो F3O की जगह क्या आ जाएगा, अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया 3V over 2LO. LO क्या है ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ, और F5C की जगह क्या आ जाएगा 5V over 4LC, और LC क्या है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ. V और V आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 और 4 कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचेगा 2, और 2 इधर 3 को जाके क्या कर देगा 6, और 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो दोनों ऑर्गन पाइप्स की लेंथ की रेशियो क्या आ जाएगी 6/5, यानी आपके 95th MCQ का आंसर क्या होगा
चल दी। क्वेश्चन नंबर 96, अ ट्यूब क्लोजेस एट वन एंड, यानी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात हो रही है, एंड कंटेनिंग एयर प्रोड्यूसेस व्हेन एक्साइटेड द फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। इफ द ट्यूब इज ओपन एट बोथ एंड्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी एक्साइटेड इज। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो ऑर्गन पाइप्स हों, एक क्लोज्ड और दूसरा ओपन, और अगर दोनों की लेंथ क्या हो, सेम हो, तो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। तो अगर ट्यूब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की शक्ल में कितनी फ्रीक्वेंसी आपको शो करवा रही है, 256 हर्ट्ज, तो वही ट्यूब अगर उसी लेंथ के साथ ओपन ऑर्गन पाइप में कन्वर्ट कर दी जाए, यानी उसके दोनों किनारे ओपन कर दिए जाए, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अगर पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी 256 हर्ट्ज, तो अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 512 हर्ट्ज। 96 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचर इन हार्मोनिक्स फॉर स्टेशनरी वेव्स। मैंने कोई 2 या 3 मिनट की इस पे बहस की थी कि क्लोज ऑर्गन पाइप्स में इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्लोज ऑर्गन पाइप्स में हार्मोनिक्स की तादाद कम होती है, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में और स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग में हार्मोनिक्स की तादाद ज्यादा होती है, रिचर होते हैं। 97 एमसीक्यू का आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी डेल्टा। Question number 98. When the speed of the sound in air is 330 meter per second, the shortest air column close at one end, यानी close organ pipe की बात हो रही है, and that will respond to a tuning fork with a frequency of 440 vibrations per second. This is a frequency has a length of. Close organ pipe के लिए fundamental frequency का formula क्या होता है, F equals V over 4L. यहाँ से अगर मैं L को इधर ले जाऊँ और F को इधर ले जाऊँ, तो L क्या आ जाएगा, V over 4F. What is V? 330. 4 is a part of the formula. What is frequency? 440. प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं ऊपर नीचे 11 से डिवाइड करूं तो 33 की जगह क्या आ जाएगा 3, और ये क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या बन गया 3/16। ना सर ध्यान से प्लीज इधर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से आपने देखने की कोशिश करनी है, मैं आपको समझाने के लिए एक आसान काम करने लगा हूं। 3/16 इज ऑलमोस्ट 3/15 which is 1/5 which is 0.2 मीटर्स या 20 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा हूँ 0.2 मीटर्स या 20 सेंटीमीटर, और अगर मैं गलत नहीं तो 20 सेंटीमीटर के क्लोजेस्ट मुझे कौन सी ऑप्शन दिखाई दे रही है, 19 सेंटीमीटर। आपके 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 99, a tube open at both ends and containing air produces when excited the fundamental note of frequency 1024 hertz. If the tube is closed at one end, the fundamental frequency that can be excited is, पहले भी डिस्कस हो चुका है एक दफा फिर, कि अगर दोनों ऑर्गन पाइप्स की लेंथ क्या हो, सेम हो, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप से हाफ हो जाती है। तो अगर ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1024, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी उसका क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 99 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 512 hertz, यानी बीटा। Question number 100, a whistle giving out 450 hertz approaches a stationary observer at a speed of 33 meter per second. The frequency heard by the observer in hertz is. Now एक डॉपलर इफेक्ट का थर्ड केस है, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा हो, जिसके मुताबिक अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V over V minus US into F। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। स्पीड ऑफ द वेव कितनी है 330, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 450, स्पीड ऑफ द वेव अगेन V कितना है 330, और स्पीड ऑफ द सोर्स इज 33, so that becomes 330 into 450 over 330 minus 33 क्या आ जाएगा 297। आपको समझाने के लिए करने लगा हूं, इसको यूं भी लिखा जा सकता है 330 और 450, चलें ऑलमोस्ट, और 297 इज ऑलमोस्ट 300। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 1 0 और 1 0 कैंसिल, 1 0 और 1 0 कैंसिल, एंड 45/3 इज 15, तो क्या बन जाएगा 33 into 15, which is, if I'm not wrong, 15 into 3 is 45, 495 हर्ट्ज, और 495 हर्ट्ज के क्लोजेस्ट मुझे कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है 500। आपके 100th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 101, एट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स डज नॉट डिपेंड रिकॉर्डिंग द डॉपलर्स इफेक्ट। तो डॉपलर्स इफेक्ट सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान फासले पे नहीं बल्कि एक चेंज होने वाले फासले पे डिपेंड करता है। आपके 101 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान
फासले पे डिपेंड नहीं करता, डॉपलर इफेक्ट सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान फासले में होने वाली तब्दीली पे डिपेंड करता है। आई रिपीट 101 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 102, द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर देन द पिच ऑफ द साउंड वेव। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा होगा तो आवाज की या कोई भी जो भी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है, महसूस होगा। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो हमने रूटीन के लेक्चर में डिस्कस किया था, पिच भी ज्यादा हो जाती है। 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस यानी चालनी। Question number 103, a sound source produces sound waves of frequency 200 Hz. If the sound source is moving towards stationary observer with a speed of 25 meter per second, the value of Doppler shift is, रूटीन के लेक्चर में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, Doppler shift is change in wavelength, that is delta lambda किसके बराबर होता है? US over F, US speed of source कितनी? 25, F frequency कितनी? 200, 25 over 200 comes out to be 0.125 मीटर। आपके 103rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 104, डॉपलर इफेक्ट कैन बी एप्लीकेबल ऑन। डॉपलर इफेक्ट लाइट पे भी एप्लीकेबल होता है और साउंड पे भी एप्लीकेबल होता है। आपको पता है कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, और साउंड क्या है? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है जी, ठीक है। 104 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। Question number 105, when a source of sound moves away from a stationary observer, the frequency observed is 6 by 7 times the original frequency. A given speed of sound is 330 meter per second. The speed of the source is. Now ये Doppler's effect का चौथा केस है। F dash apparent frequency जो कि क्या थी? F यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का 6 by 7, तो F वैसे का वैसा, F dash की जगह क्या आ गया? 6 by 7 into F। V is the speed of the wave and US is the speed of the source। अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये F और F आपस में क्या होगा? कैंसिल। ये 7 इधर जाके V से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये V प्लस US इधर आके 6 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 6V उधर जाके जब 7V में से माइनस होगा तो US क्या आ जाएगा? 6US क्या आ जाएगा? V या US क्या आ जाएगा? V by 6। V कितना था? स्पीड ऑफ द वेव दैट इज 330 एंड 330 by 6 इज 55 मीटर पर सेकंड। आपके 105 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? Charlie. Question number 106, an observer is moving towards a stationary source of sound waves with constant velocity u naught. Which of the following graph correctly describes the apparent frequency f dash heard by the observer with the passage of time? Now ये Doppler's effect का पहला केस है, और पहले केस में आपको अच्छे तरीके से पता है कि apparent frequency एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है। तो एक बात तो तय कि apparent frequency का यानी f dash का ग्राफ ऊपर आएगा और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ नीचे आएगा। लेकिन हम अगली बात ध्यान से सुने, यू नॉट क्या है? कांस्टेंट, यानी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सोर्स क्या है? कांस्टेंट। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑब्जर्वर का सोर्स से फासला क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन फासला जिस रेट पे कम हो रहा है वो रेट यानी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अपीरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, यानी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? एक डिफरेंस होगा, बट दिस डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। यानी अगर मैं अपीरेंट फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस क्या कह दूं? डेल्टा एफ। तो चूंकि यू नॉट यानी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, तो डेल्टा एफ भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इन दो बातों का क्या मतलब है? आपने वो ग्राफ पिक करना है कि जिसमें नंबर 1 अपीरेंट फ्रीक्वेंसी यानी एफ डैश का ग्राफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के ग्राफ से ऊपर हो, और दोनों ग्राफ्स के दरमियान फासला यानी डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। 106 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। ग्राफ मैंने यहां पे आपके साथ शेयर भी कर दिया। आई रिपीट 106 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 107, a geostationary satellite emits a light signal which is observed by an observer on earth, then according to observer the wavelength of the wave will। याद रखिएगा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट किस में होती है? रेस्ट हालत में होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। A geostationary satellite seems to hang over a particular point on the surface of the earth। यानी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जमीन की सरफेस से या उस ऑब्जर्वर से जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, उससे आने वाले सिग्नल को ऑब्जर्व कर रहा है, फासला तब्दील नहीं हो रहा होगा, और अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो ऑब्जर्वर वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल की वेवलेंथ को जब कैलकुलेट करेगा तो वो एक्चुअल वेवलेंथ होगी, उसे कोई फर्क महसूस नहीं होगा। 107 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? रमेन्स सेम, यानी 107 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा?
Charlie. Question number 108. A source of sound waves is moving away from a stationary observer if the Doppler shift is delta lambda is 10 centimeter and the actual wavelength यानी lambda of sound waves is 50 centimeter. Then the wavelength of the sound waves observed by the observer is. Now इस केस में apparent या final wavelength किसके बराबर होगी? change in wavelength यानी Doppler shift plus इनिशियल या एक्चुअल वेवलेंथ. आगे तो सिंपल एडिशन का एमसीक्यू है. डेल्टा लैम्डा क्या था 10, लैम्डा क्या था 50, तो फाइनल या अपेरेंट वेवलेंथ क्या आ जाएगी 60 सेंटीमीटर. आपके 108 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा. क्वेश्चन नंबर 109. वाटर वेव्स इन द सी आर ऑब्जर्व टू हैव अ वेवलेंथ ऑफ 300 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.07 हर्ट्ज. द स्पीड ऑफ दीज वेव्स इज. जुबानी भी एक क्वेश्चन हो सकता है लेकिन 12 v इक्वल्स एफ लैम्डा. लैम्डा कितना था 300, एफ कितना था 0.07, तो एफ की जगह क्या आ जाएगा 7/100. 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. 3 into 7 comes out to be 21 मीटर पर सेकेंड. आपके 109th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली. Question number 110. If the path difference between the two waves is lambda by 4, the phase difference between the waves will be. रूटीन की क्लास में भी डिस्कस हुआ था. 5 phase difference is equal to 2 pi into x path difference over lambda. 2 पाई वैसे का वैसा, लैम्डा वैसे का वैसा, और x पार्ट डिफरेंस की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा बाय 4. लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 और 4 कैंसिल हो गया, तो 1/10 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? चार्ली पाई बाय 2 रेडियंस के जिसको 90 डिग्री भी लिखा जा सकता है. रिपीट 1/10 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली. क्वेश्चन नंबर 111. द टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेस डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ. नाउ फेस डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री का क्या मतलब है? इट इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 3 रेडियंस. अगेन 5 फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एक्स पाथ डिफरेंस ओवर लैम्डा. 5 की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 3. 2 पाई वैसे का वैसा, एक्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं, लैम्डा वैसे का वैसा. प्लीज ध्यान से देखिएगा, पाई और पाई क्या हो जाएगा कैंसिल. 2 उधर आके 3 को क्या कर देगा 6, लैम्डा इधर चला जाएगा, तो पाथ डिफरेंस कम्स आउट टू बी लैम्डा बाय 6. आपके 111th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 112. If the period of the wave motion is 4 seconds, this is time period, and the speed of the wave is 40 meter per second, then the frequency is. Frequency is equal to 1/t. Time period कितना था 4, 1/4 is 0.25 hertz. आपके 112th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली. Question number 113. The figure below represents a progressive wave traveling at a speed of 2500 meter per second. The wavelength of the wave is. जो ग्राफ है वो आपके सवाल में भी बना हुआ है, मैंने भी यहाँ पे बना दिया. जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा. along y एक्सिस क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन माइक्रोमीटर, और along x एक्सिस क्या है? टाइम इन माइक्रोसेकंड. नाउ प्लीज अगर मैं इस ट्रफ को देखूं और इस ट्रफ को देखूं तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज वेवलेंथ लैम्डा, और लैम्डा को कवर करने में जो टाइम कवर होता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. वेवलेंथ के स्टार्ट में टाइम कितना था 5, वेवलेंथ के इख्तिताम पे टाइम कितना था 15, तो 5 से 15 तक ही आपको कितना फासला दिखाई दे रहा है 10 इन माइक्रोसेकंड. तो दिस इज टाइम पीरियड 10 माइक्रोसेकंड विच कैन बी रिटन एज 10 into 10⁻⁻6 और 10⁻⁻5 सेकेंड. और आगे लैम्डा इक्वल्स वीटी. वी कितना था 2500, टाइम कितना था 10⁻⁵. 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 25 into 10⁻³ मीटर एंड 10⁻³ मीटर 10⁻³ मीटर इज मिलीमीटर. आपके 113th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? अल्फा 25 millimeter. Question number 114. Which of the following electromagnetic waves have greater speed in vacuum? All electromagnetic waves travel with the speed of light, that is 3 into 10⁸ meter per second in vacuum. 114th का आंसर क्या होगा? All have same speed यानी डेल्टा. और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेव आर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी? तो अगर आपको याद हो तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके साथ डिस्कस किया था, जो लॉन्ग रेडियो वेव से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता था? गैमा रेज तक जाता था. और ये जो ऑर्डर है जिसमें जब आप लॉन्ग रेडियो वेव से गैमा तक जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी में और एनर्जी में और मोमेंटम में क्या हो रहा होता है? इजाफा हो रहा होता है. वेवलेंथ में क्या हो रही होती है? कमी हो रही होती है, और स्पीड चेंज नहीं हो रही होती है. तो अगर आपको स्पेक्ट्रम याद है तो इस पर बहुत ज़्यादा बहस
करने की जरूरत नहीं होगी। आपके 115 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा यानी पहले क्या आएंगी? रेडियो वेव्स, फिर क्या आएगी? माइक्रोवेव्स, फिर क्या आएगी? इंफ्रारेड रेडिएशन, और फिर क्या आएगी? विजिबल लाइट। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर विजिबल के बाद आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट आती है, एक्सरेज आती हैं, और फिर गामा रेज आनी शुरू हो जाती हैं। सो होपफुली आज के आपको टेस्ट में तमाम सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।